कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वो हमें ये बताने आती है कि इस दुनिया में ऐसे राज भी दफन हैं जिन्हें जानना इंसान के लिए नामुमकिन होना चाहिए। आज की कहानी आपको ले जाएगी बासुपुर नाम के उस गांव में, जहां सदियों से खड़ा है एक कुआं, जिसे लोग कहते हैं खूनी कुआं। कहते हैं जिसने भी उस कुएं में झांकने की हिम्मत की, वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा था बासुपुर गांव। बाहर से देखने पर साधारण गांव जैसा ही लगता। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां, खेतों की हरियाली और तालाब के किनारे खेलते बच्चे। लेकिन इस गांव की असली पहचान थी बीचों बीच खड़ा एक पुराना कुआं। उस कुएं की ईंटें काली पड़ चुकी थी। उसके चारों ओर किसी ने पेड़ नहीं लगाए, न कोई चबूतरा बनाया। गांव के लोग उससे पानी नहीं निकालते थे, क्योंकि सबको मालूम था वो कुआं अभिशप्त है। गांव की बूढ़ी औरतें अक्सर कहती, बेटा, शाम ढलने से पहले उस कुएं से दूर रहना। रात में वहां से अजीब चीखें सुनाई देती है और कभी कभी लाल पानी उबलता है। बच्चे डरते थे और बड़े भी, लेकिन फिर भी कभी कभार कोई नशे में धुत या बहादुरी दिखाने वाला जवान कुएं के पास चला ही जाता, और हर बार वही नतीजा निकलता, वो इंसान फिर कभी गांव में दिखाई नहीं देता। गांव में रहता था अरुण। उम्र होगी करीब 22 साल, पढ़ाई लिखाई में औसत, मगर बहादुर और जिद्दी। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। उसके लिए ये सब गांव वालों की बनाई हुई दंतकथाएं थी। उसकी छोटी बहन प्रिया बिल्कुल उलट। उम्र 18 साल, मगर दिल से बहुत डरपोक। उसे रात को अकेले आंगन में भी जाना मुश्किल लगता था। एक शाम दोनों भाई बहन खेत से लौट रहे थे। अचानक रास्ते में उन्होंने रघु काका को देखा। गांव का सबसे बूढ़ा और तुल्य आदमी। उसकी आंखों में हमेशा अजीब सा डर बसा रहता। उसने उन्हें देखते ही कहा, बच्चों, जल्दी घर जाओ, सूरज डूबने वाला है। और डूबते ही खूनी कुएं की आत्माएं जाग जाती हैं। अरुण हंस पड़ा, काका, आप भी ना, ये सब कहानियां हैं, असली दुनिया में भूत प्रेत नहीं होते। रघु काका ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोला, बेटा, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। वो कुआं मासूमों का खून पीता है, मत जाओ वहां। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया, मगर अरुण की आंखों में जिद चमक उठी। रात को जब पूरा परिवार खा पी कर सो रहा था, प्रिया चुपके से अरुण के पास आई। भैया, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे रघु काका की बातें याद आ रही हैं। सच में क्या उस कुएं में कुछ हुआ था? अरुण मुस्कुराया, चल तुझे आज एक सच बता देता हूं। असली कहानी यह है कि 100 साल पहले यहां एक डाकू रहता था, जग्गा डाकू। उसने गांव वालों पर कहर ढाया था। चोरी, डकैती, बलात्कार और कत्ल, कोई जघन्य काम नहीं छोड़ा। कहते हैं उसने 100 से ज्यादा लोगों को उसी कुएं में जिंदा फेंक दिया था। प्रिया सिहर उठी, तो ये नाम खूनी कुआं यहीं से पड़ा? हां, अरुण बोला। गांव वालों ने कभी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। एक रात अचानक पूरा डाकू गिरोह गांव पर टूटा और दर्जनों लोगों को मारकर कुएं में डाल दिया। उसी दिन से वो कुआं कभी साफ नहीं हुआ। लोग कहते हैं जिनकी लाशें उसमें गिरी थी, उनकी आत्माएं आज भी वही भटक रही हैं। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। भैया, अगर ये सच है तो हम उस कुएं के पास कभी मत जाना। अरुण हंसा, यही तो देखना है। बहन, अगर सबको डराना ही मकसद है तो मैं खुद जाकर दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। अगली रात गांव में एक हलचल मच गई। गांव का चरवाहा मोहन अचानक गायब हो गया। उसकी लाठी कुएं के पास मिली, लेकिन उसका शरीर कहीं नहीं था। गांव वालों में डर फैल गया। सब लोग इकट्ठे होकर चिल्लाने लगे, कुआं फिर से खून मांग रहा है। प्रिया कांप रही थी। उसने अरुण से कहा, अब तो मान लो भैया, ये कुआं अभिशप्त है। देखो, मोहन भैया भी उसमें समा गए। मगर अरुण की जिद और बढ़ गई। नहीं प्रिया, अब तो मुझे जाना ही होगा। मैं खुद उस कुएं को देखूंगा और सबको साबित करूंगा कि ये सब अंधविश्वास है। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी सिहरन थी।
अरुण एक लालटेन लेकर घर से निकला। प्रिया उसे रोकते रोकते हार गई और चुपके से उसके पीछे चल दी। दोनों जैसे ही कुएं के पास पहुंचे, उन्हें ठंडी हवा का झोंका लगा। कुएं का पानी स्थिर नहीं था, मानो भीतर से कोई उबाल मार रहा हो। अचानक कुएं से एक आवाज आई, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। प्रिया चीख पड़ी और अरुण भी सहम गया। लालटेन की रोशनी में उन्हें लगा कि कुएं से खून की बूंदें छलक रही हैं। अरुण ने साहस जुटाया और कुएं के किनारे झुककर देखा। पानी नहीं था, बल्कि कुएं के तल पर मानो लाल दरिया बह रहा था। और तभी कुएं से एक खून से सना हाथ बाहर निकला। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी लालटेन कसकर पकड़ी। वो हाथ कांप रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रही हो। भैया, भाग चलो। प्रिया डर से रोने लगी, लेकिन अरुण की जिद थी। उसने साहस करके उस हाथ को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ छुआ, उसका पूरा बदन बर्फ जैसा ठंडा हो गया, मानो किसी इंसान का हाथ नहीं बल्कि लाश का हाथ हो। अचानक वही हाथ अरुण की कलाई पकड़कर जोर से खींचने लगा। अरुण संतुलन खोकर कुएं में गिरने ही वाला था कि प्रिया ने पूरी ताकत से उसे पीछे खींच लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। हाथ कुएं के अंदर खींच लिया गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। सन्नाटा, सिर्फ उनके हाफने की आवाज। प्रिया कांपते हुए बोली, भैया, अब तो मानो ये कुआं साधारण नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा, वो हाथ, वो लाल पानी। अरुण पहली बार निरुत्तर हो गया। उसने लालटेन से कुएं में दोबारा झांक कर देखा। अब पानी सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शायद शायद मैंने भ्रम देखा हो। अरुण बड़बड़ाया, नहीं भैया, मैंने भी देखा था। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहां से चलते हैं, वरना हम भी कभी घर नहीं लौटेंगे। दोनों जल्दी जल्दी वहां से भाग निकले। अगली सुबह अरुण और प्रिया सीधे रघु काका के घर पहुंचे। काका खाट पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उन्होंने जैसे ही अरुण का चेहरा देखा, समझ गए कि कुछ हुआ है। क्या देखा था तुम दोनों ने? काका ने गंभीर आवाज में पूछा। अरुण पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर सब बता दिया। काका का चेहरा और भी गंभीर हो गया। मैंने तुम्हें मना किया था बेटा, वो कुआं सिर्फ खून नहीं पीता, बल्कि जिंदगियां निगल जाता है। तुम्हें नहीं पता उस कुएं के अंदर कैसा शाप छुपा है। प्रिया ने डरते हुए पूछा, काका, आखिर सच्चाई क्या है? रघु काका ने लंबी सांस भरी और कहा, यह कहानी 100 साल पुरानी है, जब जग्गा डाकू का आतंक इस इलाके में था। वो राक्षस इंसान की शक्ल में पैदा हुआ था। औरतों को अगवा करता, बच्चों को मार देता और जो भी उसके खिलाफ बोलता उसे इसी कुएं में जिंदा फेंक देता। कहा जाता है कि उसने करीब 100 से ज्यादा लोगों की बलि इस कुएं को चढ़ाई, और जब एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे मार गिराया, तब भी उसकी आत्मा चैन से नहीं गई। मरते वक्त उसने शाप दिया, अब ये कुआं मेरी कब्र है और हर 50 साल बाद ये खून मांगेगा, वरना पूरा गांव जलकर खाक हो जाएगा। काका की आंखें भर आई। मैंने अपने बचपन में उस रात को देखा था, जब पिछली बार कुएं ने बलि मांगी थी। पूरे गांव में अंधेरा छा गया था। कुआं लाल खून से भर गया था और 3 लोग उसमें समा गए थे। तब से आज तक कोई उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। अरुण सन्न रह गया। तो क्या मोहन? काका ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, मोहन उस कुएं का शिकार बन चुका है। प्रिया रो पड़ी। काका, अब हम क्या करें? अगर हर 50 साल बाद कुआं बलि मांगता है, तो इस बार किसकी बारी है? काका ने कांपते हुए कहा, शायद तुम्हारे भैया की। उस रात अरुण सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता तो उसे वो खून से सना हाथ दिखाई देता, जो उसे खींच रहा था। अचानक खिड़की के बाहर उसे सरसराहट सुनाई दी। उसने बाहर झांक कर देखा। आंगन में एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, चेहरा आधा जला हुआ और हाथ में पुरानी तलवार। अरुण समझ गया, वो जग्गा डाकू की आत्मा थी। वो परछाई सीधी कुएं की ओर बढ़ गई और फिर
हवा में गायब हो गई। अरुण पसीने से तरबतर हो उठा। सुबह होते ही गांव में अफवाह फैल गई कि कुएं से रात भर औरतों के रोने की आवाजें आईं। किसी ने कहा उसने बच्चों की चीखें सुनी, किसी ने कहा पानी उबलते खून में बदल गया। गांव वाले घबराकर पंचायत बुला बैठे। अगर कुआं बलि मांग रहा है तो हमें किसी को बलि चढ़ानी होगी, वरना पूरा गांव तबाह हो जाएगा। कुछ लोगों की नजर सीधे अरुण पर गई। कल रात वही कुएं के पास गया था, शायद वही चुना गया है। प्रिया चिल्लाई, नहीं, मेरे भैया को कुछ नहीं होगा। लेकिन भीड़ की आंखों में खौफ था, और उस खौफ में उन्होंने अरुण को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। अरुण गुस्से में पंचायत के सामने खड़ा हो गया। तुम सब कायर हो। इस अंधविश्वास ने तुम्हें अंधा बना दिया है। मैं साबित कर दूंगा कि इस कुएं में कोई भूत प्रेत नहीं है। आज रात मैं खुद कुएं में उतरूंगा और सच्चाई लेकर आऊंगा। पूरा गांव सन्न रह गया। प्रिया चीख उठी, भैया, पागल हो गए हो क्या? ये आत्मा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन अरुण की जिद चरम पर थी। रात घिरते ही अरुण लालटेन और रस्सी लेकर कुएं के पास पहुंच गया। गांव के कई लोग दूर से छुपकर देख रहे थे। प्रिया जमीन पर बैठकर रो रही थी। अरुण ने रस्सी कुएं से बांधी और उसमें उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, ठंडी हवा और भी तेज होती जा रही थी। अचानक कुएं की दीवारों पर खून जैसे धब्बे नजर आने लगे। नीचे से करहाने की आवाजें आ रही थी। हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। अरुण के कदम कांप गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे ही अरुण तल तक पहुंचा, उसने लालटेन ऊंची उठाई। वहां का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। कुएं का पानी पूरी तरह से खून में बदल चुका था, और उस खून से धीरे धीरे लाशें बाहर उठ रही थी। बिना सिर की, आधी जली हुई, बच्चों की हड्डियां और औरतों के शव। अरुण चीख पड़ा, लेकिन तभी अचानक कुएं के बीचों बीच एक काला साया खड़ा हो गया। वो था जग्गा डाकू की आत्मा। उसकी लाल आंखें सीधे अरुण पर टिक गई। वो गर्जा, हर 50 साल बाद मैं लौटता हूं, और इस बार तू मेरी बलि बनेगा। अरुण चीखने ही वाला था कि कुएं का खून उबलने लगा, और चारों तरफ से लाशों के हाथ उसकी ओर बढ़ गए। अरुण का दिल धड़क रहा था। उसकी लालटेन कांप रही थी। कुएं के तल में लाल खून लहरों की तरह उठ रहा था। बीच में खड़ा था जग्गा डाकू की आत्मा। उसकी आधी जली हुई देह, हड्डियों से झांकता काला मांस और जलती हुई लाल आंखें, मानो नर्क से निकला राक्षस। जग्गा की भारी आवाज गूंजी, अरुण, तूने मेरी नींद तोड़ी है। अब तू मेरी बलि बनेगा। तेरे लहू से ये कुआं फिर से जिंदा होगा। अरुण ने साहस जुटाकर चिल्लाया, मैं तुझसे नहीं डरता। तू चाहे जो कर ले, मैं इस रहस्य को सबके सामने लाकर रहूंगा। जग्गा हंसा। उसकी हंसी पूरे कुएं में गूंज गई। हाँ, इंसान की हिम्मत हमेशा उसके विनाश का कारण बनती है। अचानक कुएं का खून उबलने लगा। उस खून से दर्जनों लाशें बाहर निकली। किसी के सिर पर कटे घाव थे, किसी का गला टूटा हुआ, किसी के पेट में छुरे धंसे हुए। सब अरुण की ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखें खोखली थी, मुंह से सड़ी हुई दुर्गंध निकल रही थी, और सब एक ही आवाज में चीख रहे थे, हमें न्याय दो, हमें मुक्ति दो। अरुण घबरा गया। उसने रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने रस्सी पकड़ी, लाशों के हाथ उसके पैरों को पकड़कर खींचने लगे। भैया! ऊपर से प्रिया की चीख सुनाई दी। वो रो रही थी, बार बार रस्सी खींच रही थी, लेकिन नीचे से इतनी ताकत लगी थी कि रस्सी हिल ही नहीं रही थी। जग्गा डाकू की आत्मा धीरे धीरे अरुण के करीब आने लगी। उसके हाथ में वही पुरानी तलवार थी, जिस पर अभी भी सूखा खून जड़ा था। तेरे खून की बूंदें इस कुएं की प्यास बुझाएंगी। तू चुना जा चुका है, अरुण। भाग नहीं सकता। अरुण कांपते हुए बोला, अगर तू इतना शक्तिशाली है, तो तू अभी तक शांति क्यों नहीं पा सका? तू क्यों हर 50 साल में लौटकर लोगों को मारता है? जग्गा की आंखों में आग सी जल उठी। क्योंकि मेरी आत्मा इस कुएं से बंध चुकी है। मरते वक्त मैंने बदला लेने की कसम खाई थी।
जब तक ये कुआं खून नहीं पीता, मैं चैन से नहीं सो सकता। ये मेरा शाप है, और अब ये शाप तुझे निगलेगा। लाशों ने अरुण को कसकर पकड़ लिया। कोई उसका गला दबा रहा था, कोई उसके पैर खींच रहा था। अरुण की सांसें टूटने लगी। भैया! प्रिया की चीख गूंजी। उसने अपनी जान पर खेलकर रस्सी और जोर से खींची। अचानक अरुण की जेब से एक ताबीज गिर गया। वो ताबीज उसकी मां ने उसे बचपन में दिया था। कहा था, ये तुझे हर बुरी ताकत से बचाएगा। जैसे ही ताबीज खून में गिरा, पूरा कुआं कांप उठा। लाशें पीछे हट गई। जग्गा की आत्मा दहाड़ने लगी। नहीं, ये पवित्र चीज यहां कैसे आई? अरुण ने मौका पाकर रस्सी को कसकर पकड़ा और ऊपर चढ़ने लगा। प्रिया पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच रही थी। जग्गा की आत्मा चिल्लाती रही, भाग जा, जितना भाग सकता है। लेकिन याद रख, तू अब मेरी सूची में है। अगली बलि तू ही है। चाहे जहां छुप जा, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। अरुण किसी तरह ऊपर पहुंच गया। दोनों भाई बहन ने मिलकर जल्दी जल्दी रस्सी खोल दी और घर की ओर भागे। अगले दिन पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने रात को कुएं से दहाड़ने की आवाजें सुनी थी, कुछ ने लाल रोशनी देखी थी। अरुण ने सबके सामने सच्चाई बताई। हाँ, वहां आत्माएं हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। जग्गा डाकू की आत्मा अब भी जिंदा है, लेकिन हमें उससे लड़ना होगा, वरना हर 50 साल ये गांव उसकी बलि चढ़ाता रहेगा। गांव वाले दहशत में थे। कुछ बोले, अरुण सच कह रहा है, हमें कोई उपाय निकालना होगा। लेकिन कुछ लोग गुस्से में बोले, अरुण ने ही आत्माओं को छेड़ा है, अब वही बलि देगा। रघु काका ने पंचायत को रोका। नहीं, अगर अरुण की बलि दोगे तो भी आत्मा शांत नहीं होगी। जग्गा डाकू की आत्मा और भी ताकतवर हो जाएगी। हमें कोई और तरीका निकालना होगा। अरुण ने पूछा, काका, कोई उपाय है क्या? इस शाप को तोड़ा जा सकता है? काका ने धीमे स्वर में कहा, एक ही उपाय है, कुएं की जड़ों तक जाना होगा। कहते हैं कुएं के तल में वो जगह है जहां जग्गा डाकू की असली हड्डियां और उसका श्रापित खजाना दबा है। जब तक उसे नष्ट नहीं किया जाएगा, आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। प्रिया घबरा गई। मतलब, भैया को फिर से उस कुएं में उतरना होगा? काका ने गंभीर नजरों से अरुण को देखा। हां, लेकिन इस बार अकेले नहीं। तुझे अपने साथ पवित्र चीजें लेनी होंगी, गंगा जल, नीम की लकड़ी और वो ताबीज। तभी तू आत्माओं का सामना कर पाएगा। अरुण ने ठान लिया, अगर यही रास्ता है तो मैं उतरूंगा। मैं गांव को इस श्राप से मुक्त कराऊंगा। प्रिया रोते रोते बोली, भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरुण ने उसे मना किया। नहीं प्रिया, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन प्रिया जिद पर अड़ी रही। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर आज तू उस कुएं में जाएगा तो मैं भी साथ जाऊंगी। रघु काका ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, भगवान तुम्हें ताकत दे। याद रखना, जग्गा की आत्मा से लड़ना आसान नहीं। ये मौत का खेल है। रात गहरी थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। अरुण और प्रिया ने अपने पास गंगा जल, नीम की लकड़ी और ताबीज रखा। रघु काका ने रस्सी बांधी और दोनों भाई बहन को कुएं में उतरने दिया। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, फिर से वही करहाने और चीखने की आवाजें आने लगी। कुएं की दीवारों से खून टपक रहा था। और फिर अचानक लालटेन की रोशनी बुझ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा। तभी उनके सामने खड़ा हो गया जग्गा डाकू। उसकी हंसी गूंजी, तुम वापस आ ही गए। अब इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। गांव की रातें अब और भी भारी हो चुकी थी। दिन ढलते ही सन्नाटा किसी चादर की तरह पूरे इलाके को ढक लेता। पगडंडी पर चलते हुए लोगों को लगता जैसे कोई अदृश्य नजरें उन पर गड़ी हों। हवा में मिट्टी और गीली घास की गंध के साथ साथ खून जैसी एक अजीब बदबू फैलने लगी थी। अर्जुन और रमेश ने तय किया कि अब और देर नहीं की जा सकती। रहस्य को जानने के लिए उन्हें आधी रात को कुएं तक जाना ही होगा। लेकिन साथ में गीता भी हटने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में डर था, मगर वो कहती रही, अगर तुम दोनों वहां जाओगे
तो मैं भी साथ चलूंगी। सिर्फ मर्दों का ही हक नहीं है डर का सामना करने का। तीनों ने रात के 12 बजे का समय चुना। आसमान पर बादल छाए थे और कभी कभी बिजली कौंधकर पूरे गांव को नीली रोशनी से ढक देती। दूर कहीं सियार रो रहे थे। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो अजीब सन्नाटा था। आमतौर पर रात में झिंगुरों की आवाज आती रहती, मगर उस रात एक भी आवाज नहीं थी, जैसे पूरी प्रकृति चुप हो गई हो। कुएं के पास पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि पानी काला और गाढ़ा लग रहा है, जैसे उसमें खून घुला हो। उसने एक पत्थर उठाकर कुएं में फेंका। सामान्यतः छपाक की आवाज आती, मगर इस बार ऐसा लगा जैसे पत्थर किसी नरम चीज पर गिरा हो। गूंजने के बजाय एक दबा हुआ आह जैसा स्वर सुनाई दिया। रमेश कांप उठा। ये क्या था अर्जुन? पानी से इंसानी आवाज। गीता ने धीरे से कहा, ये वही खून है, वही आत्माएं हैं जिनकी बलि इस कुएं ने ली है। अचानक कुएं से हल्की धुंध निकलने लगी। धुंध में इंसानी आकृतियां दिखी, चेहरे जो आधे सड़े हुए थे, आंखें जिनसे खून टपक रहा था। सबके मुंह खुले हुए थे, जैसे चीख रहे हो, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। तीनों पीछे हटे ही थे कि कुएं के पास पड़ा पुराना नीम का पेड़ जोर से हिलने लगा। हवा बिल्कुल शांत थी, फिर भी उसकी डालियां ऐसे झूम रही थी जैसे किसी ने जोर से पकड़कर हिलाया हो। डालियों से चीख जैसी आवाज आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत बटोरी और कुएं के पास रखी सूखी लकड़ी उठाई। उसने उसमें आग लगाई और कुएं में झांकते हुए कहा, जो भी है सामने आ, हमसे अपनी सच्चाई छिपा नहीं सकता। धुंध अचानक गाढ़ी हो गई और कुएं से एक आकृति बाहर निकली। वो औरत थी, पर उसका चेहरा आधा इंसान और आधा जला हुआ कंकाल। बाल लंबे और उलझे हुए और आंखें अंगारे जैसी लाल। उसके होंठों से काले कीड़े गिर रहे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाग जाओ, वरना तुम भी इस कुएं का हिस्सा बन जाओगे। गीता चीख पड़ी और पीछे हट गई। रमेश तो वही जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने उस प्रेतनी से सवाल किया, ये खूनी कुआं आखिर है क्या? क्यों हर साल यहां खून बहता है? औरत की हंसी ठंडी हवा की तरह पूरे जंगल में गूंज उठी। ये कुआं सिर्फ पानी नहीं पीता, ये जिंदा लाशों का घर है। यहां हर कत्ल, हर गुनाह, हर धोखे का खून बहाया गया है, और जो भी इसकी सच्चाई जानना चाहता है उसे हमेशा के लिए निगल लिया जाता है। इतना कहकर वो आकृति अचानक हवा में गायब हो गई। मगर कुएं का पानी खौलने लगा, मानो उसमें लावा उबल रहा हो। धुंध और गहरी हो गई और गंध इतनी जहरीली कि तीनों का दम घुटने लगा। तीनों किसी तरह गांव की ओर भागे। पीछे से कुएं से निकली आवाज उनका पीछा कर रही थी, तुम अब बच नहीं सकते, तुम सबको खींच कर ले जाऊंगा। खूनी कुएं की गहराइयों में अगली सुबह सूरज उगा तो गांव वालों ने देखा कि अर्जुन, रमेश और गीता के चेहरों का रंग पीला पड़ गया है। उनकी आंखें लाल थी और आवाजें कांप रही थी। उन्होंने रात की बात किसी को बताई नहीं, मगर गांव की बुजुर्ग औरतें तुरंत समझ गई कि ये सब खूनी कुएं का असर है। गांव के बुजुर्ग रामदीन बाबा ने उन्हें पास बुलाकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, ये कुआं सामान्य नहीं है। सदियों पहले इस कुएं में बलि दी गई थी और तब से ये खून मांगता है, लेकिन तुम लोग सुनते कहाँ हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, हमें अब सब कुछ जानना होगा बाबा। ये खून की प्यास कब तक जारी रहेगी? रामदीन बाबा ने कांपती आवाज में बताया, सैकड़ों साल पहले इस गांव पर एक जमींदार का राज था। वो बेहद क्रूर था। गांव की लड़कियों को अगवा कर इस कुएं पर लाता और बलि चढ़ा देता। कुआं सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि उसकी हवस और खून का गवाह बन गया। और फिर एक दिन पूरा गांव श्रापित हो गया। जो भी इस कुएं का पानी पीता, उसका खून सूखकर शरीर काला पड़ जाता। तब से ये कुआं खून मांगता है। हर साल किसी न किसी की बलि यहां चढ़ती है। बाबा के शब्द सुनकर गीता के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से कहा, तो क्या वो औरत वही जमींदार की शिकार थी?
बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, उसकी आत्मा अब भी वही भटक रही है। वो औरत बाकी पीड़ितों की आत्माओं के साथ इस कुएं को जिंदा रखती है, और जो भी इसके पास जाता है उसे ये कुआं अपना हिस्सा बना लेता है। रमेश बुरी तरह कांप उठा। तो अब हम क्या करें? अगर ये कुआं हमें बुला रहा है तो क्या हम सब मर जाएंगे? बाबा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, कुएं की शक्ति तोड़ने का एक ही तरीका है, उसकी जड़ को काटना। उस नीम के पेड़ के नीचे जमींदार की असली कब्र छुपी हुई है। जब तक उसकी हड्डियां जलकर राख नहीं होंगी, ये कुआं खून मांगता रहेगा। अर्जुन ने तुरंत कहा, तो बस यही करेंगे हम, चाहे जान चली जाए, लेकिन इस खून के श्राप को खत्म करना होगा। तीनों ने तय किया कि अगली रात ही उस नीम के पेड़ की जड़ों को खोदेंगे। रात गहराई तो हवा भारी हो गई। आसमान पर बादल छाए थे और बिजली लगातार कौंध रही थी। वे तीनों फावड़े लेकर कुएं के पास पहुंचे। पेड़ काला और सूखा दिख रहा था, जैसे उसमें भी जान न हो, मगर उसकी शाखाओं से फुसफुसाहट आ रही थी। मत छेड़ो, वरना मौत बुला लोगे। अर्जुन ने हिम्मत करके खुदाई शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती, हवा और ठंडी होती जाती, अचानक गीता ने चीख मारी, देखो, हड्डियां! वो सचमुच एक काली हड्डियों का ढेर था, जंजीरों में बंधा हुआ, जैसे किसी ने जबरदस्ती जिंदा इंसान को यहां गाड़ दिया हो। हड्डियों के बीच से बदबू और काले कीड़े निकल रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने मशाल आगे बढ़ाई, हवा में एक भयंकर चीख गूंजी। कुएं का पानी खौलने लगा और उसी प्रेतनी का चेहरा धुएं में दिखाई दिया। उसका स्वर गूंज उठा, रुको, ये मेरी शक्ति का स्रोत है। अगर तुमने इसे छेड़ा तो पूरा गांव भस्म हो जाएगा। रमेश डरकर पीछे हट गया। गीता की आंखों में आंसू आ गए, मगर अर्जुन ने मशाल उठाकर दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, अब और खून नहीं बहेगा। आज ये श्राप खत्म होगा। उसने मशाल हड्डियों पर रख दी। हड्डियां जलने लगी और एक भयानक धुआं पूरे आसमान में फैल गया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, उसकी डालियां टूटकर गिरने लगी। कुएं से औरत की चीखें आने लगी, मानो हजारों आत्माएं एक साथ तड़प रही हों। अचानक जमीन कांपने लगी और कुआं खून उगलने लगा। लाल धाराएं चारों तरफ फैल गई। गीता और रमेश ने अर्जुन को पकड़कर खींचा, जल्दी भागो, वरना सब इसमें समा जाएंगे। तीनों जैसे तैसे भागकर दूर पहुंचे। पीछे मुड़कर देखा तो नीम का पेड़ जल चुका था और कुएं से काला धुआं उठ रहा था। लेकिन तभी कुएं से एक काली परछाई बाहर निकली। वो वही औरत थी, मगर अब और भी भयानक रूप में। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि पास की झोपड़ियों की खिड़कियां टूट गई। उसने अंगारे जैसी आंखों से अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने मेरा घर जला दिया, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। नीम का पेड़ राख में बदल चुका था। जमीन से उठती आग की लपटें अब शांत हो गई थी, लेकिन कुएं से निकलने वाली परछाई और भी ताकतवर हो गई थी। उसका रूप इतना भयावह था कि गीता और रमेश की रूह कांप गई। वो औरत अब इंसानी शक्ल में नहीं थी। उसका शरीर आधा कंकाल, आधा सड़ा हुआ मांस। हाथों से खून की धाराएं टपक रही थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी और दांतों से काले कीड़े निकल रहे थे। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हें लगा कि मेरी शक्ति हड्डियों में कैद थी? मूर्खों, असली शक्ति इस कुएं में है। सदियों से इसमें जितना खून बहा है, वही मेरा असली अस्त्र है। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। कुएं का पानी अचानक ऊंचाई तक उछल पड़ा। खून की धाराएं जमीन पर फैलकर लहरों की तरह दौड़ने लगी। गांव की झोपड़ियों तक वो लाल बाढ़ पहुंचने लगी। लोग चीखते हुए भागने लगे। अर्जुन ने मशाल कसकर पकड़ी और दहाड़ा, तू चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, तेरा अंत आज ही होगा। ये गांव अब और नहीं डरेगा। वो कुएं की ओर दौड़ा और मशाल को सीधे उस खून के उबलते पानी में फेंक दिया। पल भर में धमाका हुआ। आग और खून मिलकर ऐसी ज्वाला बनी कि पूरा आसमान लाल हो गया। गांव कांप उठा। कुएं से निकली औरत दर्द भरी चीख मारकर पीछे हटने लगी।
उसका चेहरा पिघल रहा था, उसकी आंखें राख में बदल रही थी। गीता और रमेश ने देखा कि उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं खड़ी थी। बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, जिन्हें सदियों पहले बलि चढ़ाया गया था। सबके चेहरे पर यातना के निशान थे, मगर इस बार वे औरत से दूर हटने लगे। उन आत्माओं ने एक साथ कहा, धन्यवाद, हमें मुक्त कर दिया। और फिर एक एक करके सब धुएं में बदलकर गायब हो गए। औरत की आत्मा तड़पती रही, लेकिन अंततः वो भी राख में बदल गई। कुएं का पानी अब शांत हो गया। उसमें खून नहीं था, सिर्फ साफ पानी चमक रहा था। सन्नाटा छा गया और हवाओं में एक अजीब सुकून भर गया। गांव वाले धीरे धीरे लौटे। सबने अर्जुन, गीता और रमेश को घेर लिया। उनकी आंखों में आंसू और कृतज्ञता थी। तुमने हमें श्राप से मुक्त किया। सदियों बाद आज ये गांव चैन से सांस ले रहा है। अर्जुन ने थकी हुई आवाज में कहा, ये जीत हमारी नहीं, उन आत्माओं की है जिन्हें आज शांति मिली। लेकिन तभी दूर कुएं से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, खून कभी नहीं सूखता, मैं लौटूंगी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर था, मगर दिल में विश्वास कि अगर फिर अंधेरा लौटा तो वे उसका सामना करेंगे। दोस्तों, अगर आपको खूनी कुआं की ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रात के राज को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप किस तरह की हॉरर कहानी सुनना चाहेंगे। अंधेरे और रहस्यों की इस दुनिया में हम फिर मिलेंगे। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि कहीं न कहीं कोई अंधेरा आपका नाम पुकार रहा है।